डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज इस वीडियो में हम वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नीट कर रहे हैं, चाहे 11th में हो, 12th में हो या रिपीट कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हमने जैसे बेसिक मैथमेटिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है या क्या क्या मैथमेटिक्स जो है नीट के लिए फिजिक्स में यूज होता है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सीरीज जो है ली है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स के 4 लेक्चर हमने कवर किए हैं। उन 4 लेक्चर में वो सारा मैथमेटिक्स आ गया, ओके, जो आपको फिजिक्स में यूज हो सकता है। तो देखिए, बहुत ही मतलब ऐसे टफ लेवल के या हाई लेवल के मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है। तो हमने बहुत सिंपल वे में वो जो है रखा आपके सामने कि भाई आप इतना कर लें तो आपकी मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है, ओके, कि भाई जो कैलकुलेशन के लिए लग सकते हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह मैथ्स बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जो है जैसे वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे सिलेबस में फिजिक्स में सब जगह यूज होता है। तो अब वेक्टर को जो है ना, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से उसको सिलेबस में भी रखा है। ओके, जो मोशन इन ए प्लेन है, ओके, थर्ड चैप्टर जो है 11th में, उसमें स्टार्ट में वेक्टर को ही डिस्कस किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, लेकिन जैसे बहुत सारे इसमें क्या होता है कि बहुत डिटेल में मतलब जो है ना वेक्टर को बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कम पढ़कर भी आप वेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, और कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट्स ट्रिक जो आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसे आप जो है पूरी देखिए, तो आपको बिल्कुल जो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, ओके, स्टार्ट में थोड़े से कंसेप्ट की कि वेक्टर मतलब ये जो क्वांटिटीज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बेसिक में थोड़ा सा ये कवर करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, शॉर्ट में ही लेंगे। मेन रिक्वायरमेंट है आपको जो वेक्टर के एडिशन की, ओके, वेक्टर के रिजोल्यूशन की। तो एडिशन और रिजोल्यूशन, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनका यूज होता है। तो अभी पहला ये जो पार्ट है, हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम सिंपली वेक्टर एडिशन तक जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कंसेप्टिव पॉइंट्स है, वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ओके, तो सबसे पहले कि भाई ये जो वेक्टर है, तो वेक्टर के एक लेवल ऊपर जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। किन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं? तो ऑलरेडी आपने जो 11th में भी बच्चे हो गए या 12th में है रिपीटर, सब ये पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है उनको, कि भाई आपका जो पहला चैप्टर है, चाहे आप पहली बार 11 अभी अभी जैसे 11th में हो, तो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर तो हो चुके हैं अब तक। तो पहला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें डिफाइन कर दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं मतलब हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को सॉरी ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, जिसको नाप नहीं सकते तो फिर वो नॉन फिजिकल हो गया। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमको मेन वेक्टर पढ़ना है हमको। ओके, तो मैं थोड़ा सा उधर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इनमें भी ओके, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब जो है ना, जैसे रिसर्च की या सोचे, तो उसमें 2 कैटेगरी बन गए। एक कैटेगरी बनी जिसका नाम दिया गया स्केलर, और दूसरी कैटेगरी का नाम दिया वेक्टर्स। स्केलर किन क्वांटिटीज को बोला गया, किन फिजिकल क्वांटिटीज को बोला गया? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ओनली मैग्नीट्यूड, यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, अब जैसे एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल ले लूं तो मास। ओके, आप डिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप ओके
स्पीड ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी, ओके, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, वेवलेंथ ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, बहुत मतलब जैसे क्वांटिटीज आपको, लेकिन ये मेनली आप सामने आपके रखे कि मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, ये इनको जो है ये जो है स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। अब ये इनको स्केलर क्यों कहा गया, ठीक है, सिर्फ ये इनमें से कोई भी क्वांटिटी लेंगे तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। जैसे एग्जांपल लें, अगर आप जो है किसी किराना शॉप पे चले जाएं और वहां पे बोलेंगे चलो हमको 1 किलो शुगर चाहिए, 1 kg शुगर, तो उसको समझ में आ जाएगा, आपने 1 kg बोला है, 1 kg इट्स अ मैग्नीट्यूड, मास के आपने मैग्नीट्यूड बोला कितना होना, 1 kg, 2 kg, 5 kg, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। तो सिंपली इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि भैया मास जो है ना स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज जो है ऐसे क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। चले क्लियर होगा, ये आगे बढ़ते हैं। वेक्टर, यहां पे आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों की जरूरत होती है, इन दोनों की भी जरूरत होती है। तो अब देखो ये जो लिखा आपने कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बगैर डिफाइन नहीं होंगे, ओके, मैग्नीट्यूड तो लगेगा लेकिन साथ में डायरेक्शन भी लगेगी। तो एग्जांपल क्या लेंगे, तो आप वेलोसिटी ले सकते हैं या फोर्स, बहुत सिंपल एग्जांपल फोर्स, ओके। आप इसके बाद जो है जैसे अभी मैंने बोला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत सारे लीनियर मोमेंटम, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देयर आर सो मेनी जो है एग्जांपल्स जो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसे क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करना है या बताना है उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। चले क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल वेक्टर की जो डायरेक्शन हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो देखिए हम फोर्स का एग्जांपल ले लेंगे, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ओके, कि मास वाला एग्जांपल 2 kg शुगर, 1 kg शुगर, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स, अब देखिए कई सारी जगह पे क्या होता है, जैसे एक अच्छे जैसे मॉल्स होते हैं या शॉप्स होते हैं, तो ग्लास के डोर रहेंगे, ओके, ग्लास के डोर। अभी तो बहुत एडवांस हो गए, आप जैसे खरीद जाएंगे खुद से खुल जाएंगे, ऑटोमेटिक है, सेंसर लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले या अभी भी कुछ जगह पे ऐसे हैं कि ग्लास के डोर होते हैं, आप उसको जैसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो अभी दोनों डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। थोड़ा सा और पहले चले जाए तो अभी ये हो सकता है कि उनके ऊपर पुश या पुल लिखा हुआ, पुश या पुल लिखा हुआ, तो अगर वो पुश करने से खुलता है, जैसे आप बाहर से जा रहे हैं पुश लिखा हुआ है, तो आपको पुश करे तो ही खुलेगा वो, ओके। अगर आप ऐसा पुल करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, चाहे पुलिंग हो या पुशिंग हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स। अगर वो पुश करने से खुल रहा तो आपको ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, ओके, और पुल करना है तो आपको अपनी तरफ फोर्स लगानी है। तो अगर वो डोर पुश करने से खुल रहा है तो आप कितना भी पुल कर ले, आप फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड लग रहा है, बट डायरेक्शन रॉन्ग हो रही है तो डोर ओपन नहीं होगा। तो डायरेक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा आपको, ऐसे पुश करना पड़ेगा तो ही खुलेगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है फोर्स में, ओके, अदरवाइज काम नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। सपोज आप किसी नई जगह पे गए, किसी नए शहर में गए, ओके, तो आपने ट्रेन में बैठे बैठे हो गया, किसी से पूछा कि भाई चलो हम पहली बार जा रहे हैं, हम नाश्ता करना, खाना खाना है कुछ, या लॉज वगैरह रुकना है, तो आपसे आपको पूछा, तो अब एक ने बताया कि आप यहाँ से जो है ना स्टेशन से निकलो, 100 मीटर पे आपको एक बहुत अच्छी होटल या लॉज है, ठीक है। अब आप यहां से निकले तो निकलने के बाद आपको 3 रास्ते दिख रहे, ठीक है। तो अब आप ऐसे चले गए, ओके, या ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, किसी डायरेक्शन में भी, ओके। तो अब जरूरी नहीं वो होटल मिलेगी, वो अगर इधर वाली डायरेक्शन में है, इधर गए तो 100 मीटर पे होटल मिलेगी, आप इधर जाएंगे तो 100 मीटर पे वो जो होटल जो बोली गई थी आपको वो नहीं मिलेगी। तो वहां पे डायरेक्शन बताना भी जरूरी था, ओके। कैसे,
तो भाई यहाँ पे आपको जिसने आपको बताया था 100 मीटर, तो साथ में डायरेक्शन बताना था कि भाई आप स्टेशन के बाहर निकलिए और लेफ्ट में जाइए 100 मीटर, लेफ्ट में जाइए 100 मीटर, तो आपको फिर वो जो है होटल यहाँ पे मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी था। 100 मीटर तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आपको जिस तरफ जाना है उसकी डायरेक्शन जरूरी है। सो डिस्प्लेसमेंट, ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो साथ में आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। 100 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, 100 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। लेफ्ट राइट जो बोल रहे हैं वो डायरेक्शन है, या आप सामने बोल रहे हैं, आगे की तरफ बोल रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन। तो इस तरह से देखो, ये वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, साथ में एक और पॉइंट जोड़ रहा हूं, दूसरा। क्या है वो पॉइंट? कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बोलते। तो फिर सर अभी तो आपने बताया कि जिसमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होते हैं उसे वेक्टर कहते हैं। तो देखो, ये इनिशियली एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया जाता है, ओके, और ये जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन लगती है, उसके साथ एक और कंडीशन लगती है, वो होती है जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज में ये दोनों है, उसके साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओके। तब ये दोनों कंडीशन जब जिस फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है, तो फिर हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ओके। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? देखो, जो वेक्टर की एडिशन होती है उसमें दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसके ऊपर एडिशन डिपेंड करती है। एंगल बदलेगा, एडिशन जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो बदल जाएगा। जबकि जो हम अलजेब्रिक जो सम करते हैं उसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, ओके। अगर दो स्केलर क्वांटिटीज है, किसी भी आप एंगल से बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका एडिशन सेम ही आएगा, ओके। तो वेक्टर एडिशन में, ओके, जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का, उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो चेंज हो सकता है। तो ये फर्क है। तो यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, साथ में उसने ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपली एक जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके सामने जो है एरो मार्क लगा देते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये एरो मार्क ये डायरेक्शन को बताता है, दिस इज द डायरेक्शन, ओके। तो ये लाइन जितनी ज्यादा रहेगी इसका मतलब मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है, ये लाइन की लेंथ जितनी कम रहेगी इसका मतलब मैग्नीट्यूड उतना कम है। जैसे यहाँ वेक्टर ए बार लिखा है, यहाँ वेक्टर बी बार लिखा, तो बी बार का मैग्नीट्यूड कम है, क्यों? तो इसकी लेंथ देखो ये कम आ रही है, समझ गए? ये रिप्रेजेंटेशन, वैसे ये सभी को पता ही रहता है, ठीक है। चले, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक के हिसाब से आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, ओके, कि आपको टाइप्स डिस्कस किए जाते हैं, ओके। बहुत सारे मटेरियल आप जो भी देखेंगे उसके अंदर ये चीजें मिलेगी, तो बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, एक एक लाइन पढ़ ले, जस्ट थोड़ा सा याद रख ले टर्म को। कभी कभार ये टर्म क्वेश्चन में यूज हो गया तो हमको वो समझ में आना चाहिए, उसके लिए मैंने भी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लिख दिया है, बिल्कुल ब्रीफली बता दूंगा, ओके, इसमें ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें मेनली ये दो टाइप है, पोलर वेक्टर और एक्चुअल वेक्टर। हम जो भी वेक्टर्स पढ़ते हैं मेनली वो पोलर वेक्टर रहते हैं, जिसको हम इस तरह से बताते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन जो बता रहे हैं ये पोलर वेक्टर का है, ओके। तो जैसे हमने पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया, ये सारे क्या है? तो पोलर वेक्टर है, ये सारे क्या है? पोलर वेक्टर है। अब इसके बाद दूसरा है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस होती है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। तो ये जनरली क्या होता है कि जब सर्कुलर मोशन या रोटेशन की बात आती है तो वहां पे ये वेक्टर आते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे एग्जांपल जो है ना एक्सियल वेक्टर के। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे,
ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ओके, मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसी ले ली। तो ये जो थंब है ना, ये अलोंग द एक्सिस हो रहा है, ये सर्कल ऐसे लग रहा है तो उसके बीच में से एक्सिस जाएगा, सो अलोंग द एक्सिस। तो ये थंब जो है ना डायरेक्शन बताएगा। वो ऐसे घूमने की जगह ऐसे घूम रहा है तो देखो थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, ऐसे में अपवर्ड और ऐसे में डाउनवर्ड। तो ये याद रखें कि भी एक्चुअल वेक्टर्स। तो ऐसा डायरेक्टली इनके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं बना है। हो सकता है कि भी जब आप एकदम 11th में नए नए पढ़ रहे हैं और शुरू में बेसिक मैथमेटिक्स पे टेस्ट है या वेक्टर पे टेस्ट है, ओके, कई सारे, ओके, सारे अच्छे बड़े जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने शुरू में पहले बेसिक मैथमेटिक्स फिर कुछ पोर्शन वेक्टर पढ़ाकर फिर जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो वो शुरू में इसके ऊपर टेस्ट भी ले लेते हैं, तो वो केस में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली नीट के में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो है यूज हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चलो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये इस तरह से, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन सेम। अच्छा, ऐसा भी बता सकते हैं, तो ये दोनों भी, ओके, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये सब इक्वल वेक्टर्स है। ओके, सब के सब ये इक्वल वेक्टर्स है। क्यों? तो तीनों की डायरेक्शन भी सेम है और तीनों की सॉरी जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, उसके बाद निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन कैसी होती है, तो अपोजिट होती है, तो उसे हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर एक्चुअली डायरेक्शन को ही बोला जाता है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं हम, डायरेक्शन को ही बोलते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ाते हैं। देखो ये जो वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसा बनेगा, जो चीजें जरूरी है वो प्रोडक्ट बन के आ जाती है। तो जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हो जाएगा वेक्टर। और इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से अगर आपको कोई वेक्टर दे दे, अगर आपको वेक्टर दे दे तो फिर आप उस वेक्टर के थ्रू, ओके, आप उस वेक्टर के थ्रू जो है जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप जो है इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। तो दो वेक्टर एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है, ये इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को लीनियर वेक्टर, ओके, एक ही लाइन में है। अब देखो ये डायरेक्शन एक जैसी हो रही है, तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर में भी पढ़ा हमने, ओके, ऐसे भी हो सकते, ये भी, ओके। तो डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, ओके, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सेम रहना जरूरी है इक्वल वेक्टर में, ओके। तो खैर खाली आप टर्म याद रख ले तो आपको क्लैरिटी रहेगी। उसके बाद कोप्लानर, एक ही प्लेन में, ओके, एक ही प्लेन में। तो ये जैसे यहाँ पे बताए, यहाँ पे, ओके, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो ये बोर्ड को एक प्लेन मान लो, इसमें हमने सारे वेक्टर ड्रॉ कर दिए, ऑल दिस आर कोप्लानर वेक्टर। तो ये थे टाइप से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले देखो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चले आप इसको कॉपी कर ले पहले, जब पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, बाद में एडिशन पे आते हैं। तो पहले रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, मैथमेटिकल। तो कोई भी वेक्टर इस तरह से लिखे हम ए बार, तो ए एक्स ये आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए के, ओके, सॉरी ए जेड ये के कैप, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो बहुत आसान रहेगी।
तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, ये ग्राफिकली और ये है मैथमेटिकली। ओके, चले पहले हम बात करते हैं जो है वेक्टर एडिशन की। तो इसमें सबसे पहले हम जो है ग्राफिकली जो एडिशन के मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले तो यहाँ पर ओके, तो दो मेथड है, एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम जो है लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे, सपोज वेक्टर ए बार है, ओके, तो एडिशन करते वक्त अगर ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं तो पहला वेक्टर जहां पे एंड हो रहा है, मतलब ये जो है ना हेड है, ये टेल है, तो यहां से दूसरे वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे, ओके, लेट दिस इज बी बार, तो दूसरे की टेल पहले के हेड से ड्रॉ करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, ओके, कहां से स्टार्ट हुए थे आप, यहां से, और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये ऐसे आप जोड़ देंगे। ओके, सो दिस इज वी आर हैविंग रिजल्टेंट, इसको कहेंगे हम रिजल्टेंट। ओके, इसको कहेंगे हम रिजल्टेंट, ठीक है। चलो मैं इसको भी रब करता हूं, आप ये कॉपी कर सकते हैं, इसको हटा देंगे हम यहाँ पे देखेंगे पहले पैरेललोग्राम से भी। ओके, तो अब ये चाहे ये मेथड हो या ये, ओके, रिजल्ट एक ही देने वाला है। तो यहाँ पे सर चलिए पहले देखते हैं पैरेललोग्राम में किस तरह करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ए बार, और इसी पॉइंट से हम जो है ना बी बार भी ड्रॉ करते हैं, जो ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। सो दिस इज वी आर हैविंग बी बार। अब क्या करते हैं, हम पैरेललोग्राम बना देते हैं, मतलब यहाँ पहले जो दूसरे वाले का हेड है वहां से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले वेक्टर के सॉरी पैरेलल, और पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और ये फिर जो है हम यहाँ से ये जो जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, यहाँ पे ये ऐसा हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज वी आर हैविंग रिजल्टेंट आर बार, ओके, रिजल्टेंट आर बार। अब देखिए बहुत ज्यादा हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, तो इसी के थ्रू बताएंगे, ठीक है। अब ये मान लो कि ये जो पूरा एंगल है, ओके, इनके बीच में ये दो वेक्टर ये जो है, ओके, इनके बीच में एंगल हमने मान लिया, ये जो ब्लू के ये है थीटा, ये क्या है थीटा। अब ये मान लो कि भाई यहां जो एंगल बन रहा है, दिस इज वी आर हैविंग सपोज अल्फा, रिजल्टेंट का ए बार के साथ एंगल और रिजल्टेंट का बी बार के साथ एंगल, सपोज वो है बीटा, वो है बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने ये बता दिया। तो अब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, ओके, अब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका क्या फॉर्मूला बनता है, तो हमको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम को यूज करते हुए वो करते हैं, ओके, वर्कआउट किया जाता है, बट हमें नीड में डायरेक्टली वो फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन में गए बगैर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके, 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है अल्फा या बीटा, ठीक है, तो जनरली हम ये इसके साथ में जो है अल्फा उसको बता देते हैं, ओके। तो अल्फा, तो ये टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होता है, ओके, तो ये जो है हम दूसरे के हिसाब से लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे tan अल्फा ये b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो कभी कभी इसको इसका भी यूज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये दोनों से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये हमने बता दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चले हम इधर का रब करते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे, ये रब कर देंगे। सबको क्लियर है ये? चलिए सो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो यहां से शुरू हो रहा है ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें अब कुछ पॉइंट्स हम समझते चलते हैं, एक एक से हम जो है ना पॉइंट्स देखेंगे।
अब देखिए यहां पर पहले ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल के हिसाब से रिजल्टेंट क्या होगा वो बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंगल की बात करता हूं मैं पहले। तो फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो केस में ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, ओके, cos 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो सिंपली ये जो रिजल्टेंट होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमको सिंपली दे देगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या दे देगा हमको, चलो यही लिखता हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, आप ये समझ गए। तो डायरेक्टली दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में एडिशन हो रहा है, ओके, 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, ओके, यहां पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पे सिंपली देखिए ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a माइनस बी, आपको इसी फॉर्मूले में रखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं। सेम डायरेक्शन में a प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में a माइनस बी। तीसरा केस हम बोलते हैं, ओके, उसमें लिखेंगे हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अब ये वाले केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, तो cos 90, ओके, ये जो 0 की वजह क्या लेना पड़ेगा, cos 90, तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो cos 90 0 होगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ओके, ये दोनों ही टर्म बचेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये जो है परपेंडिकुलर वाले केस में हमने देख लिया। तो ये आपको तीनों चीजें डायरेक्टली यूज करना है, सेम डायरेक्शन दोनों को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस वाला जो फॉर्मूला बनता है उससे हम कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलो अब देखिए यहां पर इसको लेकर, ओके, इसको लेकर क्वेश्चन बनता है कि दो वेक्टर दे देता है, जैसे आपने हो सकता पढ़े भी होंगे, जैसे दो फोर्सेस है, ओके, F1 बार, एग्जाम्पल देखो ये इसके ऊपर से कैसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एंगल अलग अलग लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो F1, ओके, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू, ओके, उसने दे रखा है 2 न्यूटन और F2 दे रखा है सपोज 5 न्यूटन। अब ऑप्शन देता है कि भाई ये जो है ना, इनको ऐड करने से, ओके, कौन सी फोर्स नहीं आएगी, ओके, कौन सी फोर्स नहीं आएगी। अब देखो फोर्स कौन सी आ सकती है, कौन सी फोर्स आ सकती है, ओके, व्हाट विल बी द रेंज, ओके, इनको ऐड करने से, ओके, किसी भी एंगल के साथ रेंज क्या रहेगी, हमको सिर्फ ये चेक करना है वो रेंज में है या नहीं। तो क्या करना, रेंज के लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी F2 माइनस F1 से, जो बड़ी है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट 3 न्यूटन, और मैक्सिमम आएगी दोनों को ऐड कर लो, सो दैट विल बी 7 न्यूटन। तो ये जो वेक्टर एडिशन करेंगे किसी भी एंगल पे, आपको वो एंगल वो नहीं देगा, आपको बोलेगा कि बताओ, ओके, इनमें से, ओके, इनको ऐड करने से कौन सी फोर्स नहीं बन सकती है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर ले लें, ओके, ऑप्शन ए 2 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 न्यूटन, ऑप्शन सी 6 न्यूटन, ऑप्शन डी 8 न्यूटन, ओके, तो कौन सा इसका जो एडिशन करने से कौन सी जो है ना आंसर नहीं आ सकता है। तो देखो ये हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो यहां पर, ओके, 5 माइनस 2, ओके, ये सॉरी यहां पे इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ओके, तो ये 3 से लेके 5, सॉरी 3 से लेके 7, इतना रिजल्ट आना ही आना है, ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू दे रखा, आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन, तो ये 5 है, 0 नहीं है,
समझ रहे? तो 2 और 5 न्यूटन को अगर ऐड करते हैं और आपको एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ओके, एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, हर एंगल पे वैल्यू बदल जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा ना, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का मिलके रिजल्ट आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर होंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखे, मिनिमम वैल्यू ले लें, दोनों को ऐड करके देख ले, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 3 से लेके 7 तक इसमें जो भी आंसर है वो सब सही है, ओके, वो सब सही है। मतलब आंसर ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, आंसर ये नहीं होगा, 8 न्यूटन नहीं होगा। तो ये जो है ना क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन जाता है, ऐसे जो है ना डायरेक्ट बन जाता है, ओके। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ छोटे छोटे पॉइंट अब यहाँ पे आगे बता रहा हूं मैं। एक तो इस पे से मैंने एग्जाम्पल बता दिया हूं। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है, ओके, रिजल्टेंट का एक और पॉइंट यहाँ ऐड करें। अब देखिए ये अभी हमने वेक्टर जो है लॉ ऑफ एडिशन, ओके, पैरेललोग्राम वाला जो मेथड था उससे हम जो देख रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ए बार बताया था, ये बी बार बताया था, ठीक है, ए बार और ये बी बार, और यहां से हमने ये जो है ना परपेंडिकुलर ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब ये यहाँ पे बीच में हमने इसका रिजल्टेंट दे दिया, दिस इज द रिजल्टेंट, और इसको जो एंगल बताया था इंडिविजुअली, तो ये हमारे लिए अल्फा था, ओके, ये यहाँ नहीं, ठीक है, ये इस तरह से, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है जिस किसी वेक्टर का, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ओके, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल कम हो जाएगा, ओके, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एंगल छोटा, ये कम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो इन्हें रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कम रहेगा, मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा, ये एंगल की इंफॉर्मेशन, ओके। तो डायरेक्टली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चले पहले आप कॉपी कर लें, और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूजफुल है वो बताएंगे, ठीक है। चले अब इसको रब कर देते हैं हम, ये वाले को, ओके। अब देखिए अगर ये मान ले कि भाई ये जो दोनों वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। नाउ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ओके, फॉर वेक्टर्स, सॉरी ऑफ लिख दो, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ओके, सेम मैग्नीट्यूड। अब यहां पे अगर मैं मान लूं कि भाई ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार, ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मतलब ए इज इक्वल टू बी। अब इनके बीच में जो भी एंगल हो, ओके, ये एंगल थीटा, ओके, एंगल थीटा। तो अगर हम पहला वाला केस ले लें, फर्स्ट वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये इस तरह से बता दिया, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये केस में क्या हो जाएगा भाई, इसको भी हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये केस में जो रिजल्टेंट आएगा, इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा, ओके, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ए या √2 टाइम्स बी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है। इसी तरह से देखो दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आप ऐसा मान लें कि ये 60 डिग्री है, ओके, इस तरह से, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार। तो ये वाले केस में अब फिर से आपने ये ऐसा कर लिया, अब आप रिजल्टेंट ले रहे हैं, ओके, ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए हो जाएगा या √3 टाइम्स बी हो जाएगा, सिंपल, आप ये याद रखो, ओके।
कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री बन रहा है तो आप डायरेक्टली जो क्या यूज कर सकते हैं, ओके, √3 टाइम्स। एक और केस बताता हूं, ओके, चले इसको रब कर देंगे। क्लियर है दोनों? चलो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहां पे एक और पॉइंट बताता हूं, तीसरा ले लेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू, ओके, 120 डिग्री, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। अब यहां पर अगर हमने ये वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह से करना है तो इनका रिजल्टेंट जो है ना ये ऐसे बन जाएगा, ओके, रिजल्टेंट विल बी दिस वन। ये लिखा हमने ए बार और ये लिखा हमने बी बार, ओके। अब ये जो एंगल था ये पूरा जो है 160 डिग्री था, सॉरी 120 डिग्री था। ये केस में अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू बी, ओके। रिजल्टेंट सेम एज वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा बना के पूछ सकता है कि किस एंगल पर, ओके, रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर के। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनका रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है तो क्या एंगल होता है इन दोनों के बीच में? तो एंगल इज 120 डिग्री। इस केस में आ सकता है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए एक और पॉइंट बता के हम क्लास कंक्लूड करेंगे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो कि जो एंगल है दो वेक्टर के बीच में, ओके, वो हम कौन सा लें। अब यहां पे इस तरह से बता दिया सपोज, ठीक है, कि भाई ये ऐसे बताया, ठीक है, या चलो इसको मैं ऐसे बताता हूं, ये ऐसे, ये वेक्टर ए बार है, सपोज ये वेक्टर बी बार है, ठीक है। तो देखो ये यहां से इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ओके। तो याद रखो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लेंगे वो छोटे वाला लेंगे, ओके। विच एंगल शुड बी कंसीडर्ड, विच एंगल शुड बी कंसीडर्ड। जब भी आप रिजल्टेंट ले रहे हैं तो अगर आपको ये बोला जाए कि भाई ये जो एंगल है, ओके, ये लगभग जो है ना, ओके, 225 है सपोज, ये क्या बोल दिया आपको इतना, ये 225 डिग्री, 225 डिग्री। तो ये एंगल नहीं लेंगे, एंगल वो लेंगे जो छोटा बनेगा। ये एंगल जो है ना सपोज ये 135 डिग्री, तो ये वाला एंगल लेंगे हम, ये वाला नहीं लेंगे, ओके। सो स्मॉलर एंगल विल बी कंसीडर्ड, स्मॉलर एंगल will be taken, ओके। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लिखे थे R इज इक्वल टू ये अंडर रूट, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये जो है ना स्मॉलर एंगल जो बनता है दो वेक्टर के बीच में, ओके, दो वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या आदत रहती है कि भाई ये ऐसा और ये ऐसा है तो हम ऐसा ले लेते हैं, यहां से हम मेजर करते हैं। तो ये वेक्टर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आप ऐसा एंगल बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे पहुंच गए। सो दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल, दिस एंगल विल बी द करेक्ट वन। आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने कौन सा एंगल कंसीडर करना चाहिए। इसकी वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, आपको उसमें बिल्कुल मिलेगा। तो आप जो है ना एंगल देख कर लें, ओके, एंगल देख कर लें कि भाई कौन सा एंगल हो रहा है, ओके, कौन सा एंगल हो रहा है। तो ध्यान से लेके जो छोटा एंगल बनेगा, दो वेक्टर पहले ड्रॉ कर ले, उनके बीच में जो छोटा एंगल बन रहा है हम वो एंगल को कंसीडर करेंगे और इस फॉर्मूले में रख के रिजल्टेंट पता करेंगे। अगर आप ये वाला एंगल लेके करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वेक्टर से रिलेटेड है वो डिस्कस किए। इनिशियली हमने जो है कुछ कंसेप्ट, ओके, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल और टाइप्स ऑफ द वेक्टर को पढ़ा। फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज किया हमने, ओके, उसको हमने सीखा कि जो है उसमें जो रिजल्टेंट का और एंगल का फॉर्मूला बनता है, फिर कब एंगल किसके साथ रिजल्टेंट के साथ छोटा किस केस में बनता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अलग अलग एंगल पे क्या होता है, सेम अगर मैग्नीट्यूड के वेक्टर की एडिशन है तो स्पेशली जो 60, 90 और 120 डिग्री पे उनका रिजल्टेंट क्या आता है, और जो है लास्ट में दो वेक्टर के बीच में एंगल
कौन सा कंसीडर करना चाहिए, ये सारी चीजों को कवर किया। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो है इसका जो पार्ट 2 रहेगा, ओके, वो बहुत जल्द हम लेकर आ जाएंगे। तो उसमें हम जो है जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हम उसको लेकर फिर उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी बताएंगे। यहाँ पे ओके एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात करें, थोड़ा सा आप यहाँ देख ले, छोटा सा पॉइंट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ओके, यहीं पे बता देता हूँ। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर बात करेंगे, ओके, ये पॉइंट देख लेंगे फिर हम रुक जाएंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, तो एडिशन वाले मेथड से ही करते हैं हम। सपोज हमने लिखा कि एक सी वेक्टर है जो a बार माइनस b बार देता है। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हम यहाँ रिजल्टेंट लिख रहे थे r बार इज इक्वल टू, चलो इसको यहाँ पे r बार लिख देते हैं। ओके, r बार इज इक्वल टू a बार माइनस b बार। लेकिन इसको हम जो है ना एडिशन वाले मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ ये निगेटिव वेक्टर बन गया, b का निगेटिव वेक्टर हो गया ये। तो b के निगेटिव वेक्टर को a वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो हमको रिजल्टेंट ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो अगर a बार ऐसा है और ये b बार ऐसा है, ओके, दिस इज b बार, दिस इज a बार एंड दिस इज b बार। तो आपको b बार नहीं लेना है, माइनस b बार लेना है। क्या लेना है आपको? माइनस b बार। तो ये निगेटिव वेक्टर एग्जैक्टली इसके अपोजिट रहेगा। सो दिस इज वी आर हैविंग माइनस b बार। अब इसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से या पैरेललोग्राम का जो तरीका है हम उससे इसको ऐड कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्टेंट आ गया सब्ट्रैक्शन के। तो खैर ये आपको मालूम ही रहेगा, जस्ट ये ग्राफिकल वाला पोर्शन पूरा हो जाता है, इसके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी, लेक्चर रहेगा, उसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ सीखेंगे, और उसके बाद क्रॉस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे। तो ये सारा पोर्शन जो है हो जाएगा जो आपको फिजिक्स के अंदर वेक्टर यूज होता है। साथ में एक और पॉइंट है, सॉरी, रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन। तो हम 3 पॉइंट देखेंगे। एक तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिजोल्यूशन, और उसके बाद जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो 4 पॉइंट्स हम जो है सेकेंड वाली वीडियो में या पार्ट 2 वाली वीडियो में लाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।